जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं यूपीएसआई का ये 7वां मॉक टेस्ट है हिंदी का। देखिए इसमें हम प्रतिदिन मतलब 40 क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएसआई में मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस पूछे आएंगे। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम दोस्तों ये 7वां सेट लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम देखेंगे टोटल 40 क्वेश्चन और आप हमें बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चनों में से आप कितने कर पा रहे हैं। ठीक, कमेंट में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले बता दें, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। और जाइए हमारे प्ले स्टोर पे, वहां आपको मिशन यूपीएसआई के नाम से एक प्ले स्टोर मिल जाएगी, जहां आपको दोस्तों हर एक चीज एक क्रम से लगी हुई मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। देखिए 81 से लेकर के हम 120 तक देखेंगे, यानी टोटल 40 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, दिन और दिन का सही अर्थ क्या होगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं शब्द युग्म या फिर बोलते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो दिन मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा दिन मतलब होता है दिवस, और दीन मतलब क्या होता है गरीब, दीन दुखिया बोलते हैं ना। तो दिवस और गरीब, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक। अनेकार्थक क्या होता है, जिसके अनेक अर्थ निकले। क्या, जिसके अनेक अर्थ निकले। तो आपको पता है साहस क्या है, ऐसा कुछ है नहीं। पुस्तक मतलब केवल पुस्तक होता है, बालक मतलब केवल बालक, अंबर मीन्स बहुत कुछ होता है दोस्तों। अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है ना, और कपास भी होता है। इस तरह से कई चीजें निकलती हैं अंबर मीन्स। तो अंबर हो जाएगा आपका अनेकार्थी शब्द। देखिए अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द कह देते हैं। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा। देखिए प्रादेशिक बिल्कुल सही है, व्याप्त, माधुर्य बिल्कुल सही। देखिए प्रमाणित प्रामाणिक होता है, क्या होता है, प्रामाणिक होता है। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि निम्न में से अधिकरण कारक का परसर क्या होता है। देखिए अधिकरण क्या होता है, में पर। क्या होता है अधिकरण, में पर दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए हमारा ए ही ऑप्शन क्या है, इसमें पर है। तो में हो या फिर पर हो दोस्तों, वही होता है आपका बिल्कुल सही। देखिए ने क्या होता है, कर्ता का होता है, ये करण का होता है, कर्म का होता है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। देखिए पुल्लिंग शब्द बताना कौन सा है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का देखिए क्षमा, ठीक है, घटना और रीति और क्षेत्र। देखिए क्षेत्र होता है, क्षमा की जाती है ना, और घटना घटती है, रीति होते हैं ना। तो दोस्तों बिल्कुल सही क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र क्या है, ये होता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही 85 का सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा सही। चलिए अगला है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है दोस्तों। किसके प्रयोग सदैव हमेशा और हमेशा बहुवचन में होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। क्या, ये आपको बताना है। तो देखिए दर्शन या फिर लता या फिर नारी या फिर गाय। देखिए किसका बहुवचन दोस्तों, जैसे दर्शन कर लिए है ना, दर्शन किए। तो दर्शन दोस्तों हमेशा क्या होता है, बहुवचन। दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया ना, ये सब चीजें दोस्तों आपको पता है, आंसू, ये सब क्या होते हैं, ये बहुवचन होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ठीक है, और देखिए जनता क्या है, जनता एक वचन है। ठीक, तो इस तरह की चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन से बहुवचन में यूज होते हैं हमेशा और कौन एक वचन में होते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाच्य कौन सा। देखिए भाववाच्य क्या होता है, जिसमें नकारात्मक का बोध होगा और क्रिया हमेशा और हमेशा क्या होती है दोस्तों, एक वचन और पुल्लिंग क्रिया होती है। देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपको पता है इसमें करता है यानी कृत्यवाच्य हो जाएगा। पत्र, श्याम पत्र लिखता है, ये भी आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। मोहन से बैठा नहीं जाता। क्या, मोहन से बैठा जाता दोस्तों, यही बिल्कुल सही है आपका, यही आपका भाववाच्य हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पे नकारात्मक है और देखिएगा ये क्रिया है दोस्तों, एक वचन और पुल्लिंग होती है हमेशा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर बात करें पत्र लिखा जाता दोस्तों, यहां पे कोई करता है नहीं, यानी कि यहां कर्म हो रहा है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 88 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य। देखिए हमने मिश्र वाक्य पढ़ाया भी है, और मिश्र वाक्य दोस्तों वो वाक्य होते हैं जुड़ के बनते हैं। ठीक है, दो साधारण वाक्य को जब जोड़ दिया जाता है तो वो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य बनता है दोस्तों। समझिएगा मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक उपवाक्य होता है और एक प्रधान वाक्य होता है, एक ऐसे होता है। ठीक है, तो जहां पर दोस्तों आपको पता है जब तब जैसा वैसा है ना, इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों समझिएगा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। जब सवेरा हुआ तब लोग बाहर आ गए। दोस्तों देखिए जब और तब, क्या, जब और तब, या फिर दोस्तों अगर यदि है ना, अगर तो ऐसे सेंटेंस आएंगे तो वो भी आपका मिश्र वाक्य होगा। अगर पढ़ते तो पास हो जाते हैं, तो अगर तो ऐसे भी सेंटेंस आते हैं। या फिर रहमी शब्द, जैसे जितना करोगे उतना कमाओगे, है ना, ऐसे भी सेंटेंस क्या होते हैं आपके मिश्र वाक्य ही होते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होगा इसमें नींद, सफाई, रोग, ये तो सर्वनाम है नहीं, तो सर्वनाम है कौन? तो कौन शब्द क्या है? सर्वनाम है। अनिश्चित है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो आपको पता भी होगा इसके बारे में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण, देखिए विशेषण का तो किसी की विशेषता बतलाता है। अब देखिए विशेषण को कैसे पहचाने दोस्तों, उसके बाद में अगर कोई सेंटेंस लग जाता है तो दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लड़कपन बिल्कुल गलत लग रहा है, लड़कपन तो कोई, लड़कपन के पीछे कोई सेंटेंस लगेगा ही नहीं, ठीक है। देखिए उचित कार्यवाही, उचित प्रयोग, हाँ बिल्कुल सही। देखिए कार्यवाही की विशेषता क्या है? उचित, तो बिल्कुल सही दोस्तों, आप समझ के जाइए। इसके पीछे कोई सेंटेंस लगाने की कोशिश करिए, अगर अच्छे से बैठ रहा तो वही आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अव्यय शब्द कौन सा? देखिए अव्यय शब्द क्या होता है? जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह दोस्तों आप बताएं तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इनके अलावा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। देखिए जापान क्या है? संज्ञा है क्योंकि देश है। कृष्णा क्या है? संज्ञा है। उत्तर क्या है? दिशा, दोस्तों ये भी संज्ञा है, यानी ठीक दोस्तों यही आपका अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक क्या है? यही आपका अव्यय हो जाएगा। चलिए 92 नंबर देखते हैं, रसोइया। बहुत बार पूछा था दोस्तों, रसोइया में प्रत्यय कौन सा होगा? तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा दोस्तों कि रसोइया में कौन सा प्रत्यय होता है दोस्तों? इया, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपको पता होगा क्षेत्र का क्या होता है? खेत होता है। क्या होता है? क्षेत्र का खेत होता है। तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि यही ऑप्शन क्या है? यही आपका तत्सम है, यानी संस्कृत वाला शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा? देखिए उपनाम ओष्ठ, क्या उपनाम ओष्ठ? तो उ बड़ा उ, पा, फा, बा, भा, मा, है ना, ये सबके सब क्या हैं? ओष्ठ होते हैं। और आपको पता होना बिल्कुल ऑप्शन डी सही जाएगा। मगर बात करते आ और बड़ा आ क्या है? अकुह विसर्जन नाम कंठा, दोस्तों ये सब क्या होते हैं? कंठ होते हैं। इच जैसा नाम ताल, तो ये तालव्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि ध्वंस का विलोम का, ध्वंस मतलब किसी चीज को गिराना। क्या? ध्वंस का मतलब किसी चीज को गिराना दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ध्वंस का क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी चीज को बनाना यानी निर्माण करना, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन से हो जाएगा। तो ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए 96 नंबर का कह रहा है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार के सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो इसमें आपको बताना है कि बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए कोई सज्जन, कोई मतलब क्या है? निश्चित तो है नहीं, ठीक है। क्या है? निश्चित तो है नहीं दोस्तों। आपको पता होगा कि यहाँ पे अनिश्चयवाचक, क्या है? अनिश्चयवाचक। कोई सज्जन बुला रहा है, अब ये हमें पता नहीं दोस्तों कि कौन सा सज्जन है, ये कोई निश्चित नहीं है। देखिए प्रश्नवाचक तो है नहीं, इसलिए हम प्रश्नवाचक पे नहीं जाएंगे, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा में? भाषा के लिए नहीं किया था दोस्तों, यानी कि रोमन लिपि किस भाषा, मतलब कौन सी जो भाषा जो रोमन लिपि में नहीं लिखी आती दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना दोस्तों, बिल्कुल सही आपका क्या हो जाएगा? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा कुल्लई, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें रोमन लिपि में ये भाषा नहीं लिखी आती। अगला है पारा न उतरना। पारा न उतरना मतलब शांत होना, अशांत होना, घमंड दिखाना या फिर हद कर देना। यानी कहते हैं पारा नहीं उतरा, इनका मतलब क्या है? शांत नहीं हुए, मतलब क्या? अभी भी अशांत है दोस्तों, बिल्कुल सही। कहते नहीं पारा नहीं उतर रहा है इनका, ठीक है, मतलब गुस्सा है, ठीक है। चलिए अगला, दिए गए विकल्पों से अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा, किसी से अपेक्षा रखना। क्या? किसी से अपेक्षा रखना, इसका अर्थ क्या होता है? अपेक्षा मतलब आप जानते हैं किसी से इच्छा रखना, कोई चीज अभिलाषा रखना, वही चीज होता है अपेक्षा। देखिए अपेक्षा और उपेक्षा दोस्तों अलग अलग चीजें हैं, ये संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हो जाएंगे। अपेक्षा का अर्थ होता है दोस्तों अभिलाषा, उपेक्षा अनादर, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए ये क्या लिखा है? देखिए ये क्या लिखा है? दा और आ, है ना, और का, शा और आ। देखिए ये क्या लिखा है? देखिए दा और आ हटाएंगे दोस्तों तो ये पूरा दा बन जाएगा। देखिए इसको हटा देंगे तो यहाँ पे जो हलन लगा वो हट जाएगा, तो दा हो गया। और का और शा मिलकर देखा होता है तो छा छत्री बनता है, ठीक, दक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हलंत लगना चाहिए था, ये खा खटकोड़ा में भी हलंत लगना चाहिए था, इसमें लगा नहीं तो ये मिसप्रिंट हो सकता है दोस्तों, ये दक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? तो अवगाहन मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए क्या होता है अवगाहन मतलब होता है छानबीन करना। क्या? छानबीन हो जाएगा अवगाहन। चलिए दोस्तों ये दिया है आपका एक पैराग्राफ दिया, इससे आपको पढ़ के दोस्तों आंसर देने हैं। देखिए क्या है, 102 से 104 तक देना है। तो देखिए क्या लिखा है कि राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास है। आपको पता भी होगा उन्होंने समाज और जनजीवन में फैल रहे अनाचार को रोकने के लिए राम के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत किया है
जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं। भारतीय समाज ऐसे राम को पाकर मध्य युग की इस बर्बरता में भी जीवित रह सका। तो बताइएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन करेंगे आपसे कि जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, वे जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं। उपयुक्त में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो इसको हम देखते हैं। तो यहां पे हम बताएंगे दोस्तों कि आपको बताना इस सेंटेंस में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। पहली चीज हम देखते हैं दोस्तों कि यहां पे दोस्तों एक चीज पता है कि अल्प विराम हो रहा है, अर्ध विराम भी हो रहा है, और देखते हैं दोस्तों पूर्ण विराम भी हो रहा है। तो देखिएगा तीन कहां कहां मिलते हैं। और अगर बात करें दोस्तों तो इसको देखिए, ये पूरा सेंटेंस अगर होता तो दोस्तों ये भी क्या है, ये उद्धरण है, दोहरा उद्धरण। तो उद्धरण, अवतरण कुछ भी कह सकते हैं। देखिए अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अवतरण। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो सही नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहां तक पूछा गया, केवल यहां तक पूछा गया, तो ठीक है, तो ये अवतरण। अब देखिए अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, तो दोस्तों ये भी सही है, अर्ध विराम और अल्प विराम भी, पूर्ण विराम भी। और यहाँ पे अगर अवतरण होता दोस्तों तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता, क्योंकि अवतरण भी दोहरा उद्धरण, दोहरा अवतरण भी दिया हुआ है, क्योंकि इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, दोहरा उद्धरण। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन हम कह सकते हैं। देखिए काकपद क्या होता है दोस्तों, जो कभी कोई चीज छूट जाता है, ठीक है, जैसे हमने लिखा मेरा भारत, ठीक है, मेरा भारत है, ठीक है, मेरा भारत है। अब यहाँ पे हमें लगा कि महान छूट गया दोस्तों, तो वहां पे हम ऐसा जो लगाते हैं त्रुटि विराम, उसको ही काकपद बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं महान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन, संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की। संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की दोस्तों, ये आपको पता है कि उसी से छांटना है, तो किसके जीवन पे की है, तो तुलसीदास, एक मिनट, राम, कृष्ण या फिर शिव या फिर तुलसी के ऊपर। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसके ऊपर की है, तो आपको बताइए राम के ऊपर की है, तुलसीदास ने की है दोस्तों, राम के ऊपर की थी। कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगला है बर्बरता शब्द का समानार्थी क्या होगा। बर्बरता दोस्तों, बर्बर करना, बहुत आपको पता होगा, बर्बरता से व्यवहार किया है ना, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बर्बरता का सही अर्थ क्या होगा, इसका आपको बताना समानार्थी शब्द क्या होगा। तो बर्बरता मतलब होता है दोस्तों नृशंसता, है ना, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगला है, उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के ना थी। दोस्तों स्नेह के ना थी, इसका मतलब यहाँ पे क्या भर दिया जाए दोस्तों, ये उसको पूर्ण कर दिए, तो स्नेह के योग्य नहीं थी। क्या, स्नेह के योग्य ना थी। चलिए अगला है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन। दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कबीरा खड़ा बाजार में दोस्तों नाटक के रचयिता कौन है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन कर जाएगा भीष्म साहिनी। और इन्हीं से बता दें दोस्तों, इनकी एक रचना है तमस और चीफ की दावत। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर गिरिराज किशोर की बात करते हैं तो ढाई घर, क्या, ढाई घर इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, और पहला गिरमिटिया। चलिए अगला है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहिनी, मोहन राकेश या फिर विनोद रस्तोगी। दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भीष्म साहिनी। क्या, भीष्म साहिनी दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है, रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है, तो रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों, 100 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका मणि मधुकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेम, मजदूरी और प्रेम। दोस्तों मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके लेखक कौन है, तो सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, देखिए मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा काक वक्रोक्ति। ठीक है, जहां पर दोस्तों कंठ से कोई गलत चीज, कोई कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला कुछ और समझ ले। चलिए अगला है, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। दोस्तों आपको बताना ये छंद है किसका, ठीक, ये किसके द्वारा लिखा गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें है क्या, दोहा है, चौपाई है, छंद है, रोला है, बरवा है, क्या है ये दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या है ये, दोहा है। क्योंकि आप इसमें जोड़ेंगे दोस्तों 13-11 मात्राएं आएंगे, और दोहा का उल्टा होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सोठा। ठीक है, तो याद रखेंगे। और बरवे में 12-7 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16-16। दोस्तों ये दोहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई, अगर आपको पता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव है। जो सात्विक अनुभाव कहता है, जो स्वतः हो जाते हैं, क्या, जो स्वतः होते हैं दोस्तों उनको सात्विक अनुभाव कहते हैं। तो अपस्मार दोस्तों, ये मूर्छा, ठीक है, ये अपस्मार दोस्तों ये आपका सात्विक अनुभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा। देखिए संबंध का तो जो एक से जुड़ा होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ना। देखिए ये काम, और देखिए जो या सो भी आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में, जो या सो देखने मिलती है। देखिए ये कोई काम नहीं है, ये तो है नहीं। ये कौन है जो पड़ा रो रहा है। दोस्तों देखिए जो पड़ा, देखिए संबंध बताया जाए वो कौन है, जो पड़ा रो रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही, आपका यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है,
होता नहीं है, तो किसके आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं होता दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, तो संज्ञा के। ठीक है, संज्ञा के। चलिए अगला है कि यहाँ पे होना चाहिए था, किसके अनुसार होता है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा के अनुसार है तो लिंग का निर्धारण होता है कि दोस्तों अगर सीता है तो स्त्रीलिंग है और राम है तो पुल्लिंग है। दोस्तों यहाँ पे आप समझिएगा संज्ञा हो जाएगा। ठीक, अगला है क्रिया का आधार सूचित करने वाला होता है। जो क्रिया का आधार सूचित करता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो वो अधिकरण होता है। ठीक, अधिकरण है ना, सूचित करता है जो अधिकरण होता है। चलिए अगला है क्या है, प्रत्यक्ष में संधि का प्रतिधन अच्छ दोस्तों है ना, आंखों के सामने जो होते हैं दोस्तों उसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। और आपको हमने बहुत बार बताया दोस्तों कि अगर या और वा के पहले अगर कोई आधा आ जाता दोस्तों, आधा व्यंजन आता है, उसको हम किसके रखते हैं, तो यण संधि के अंतर्गत रखते हैं। 116 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है दोस्तों। क्या उपेक्षित रहा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आदिकाल में दोस्तों राष्ट्रीय चेतना यानी कि नव जागरण काल के बारे में बताया गया, यानी राष्ट्रीय चेतना को बहुत ही ज्यादा प्रभुत्व दिया गया था। ठीक, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग्म संगत है, बीसल देव रासो नरपतनाल। क्या दोस्तों, बीसल देव रासो नरपतनाल दोस्तों ये आपको पता है, इसमें पहली बार 12 मासा का वर्णन किया गया था दोस्तों, बिल्कुल सही, यही आपका सही हो जाएगा। जबकि खुमार रासो दोस्तों किसने लिखा है, तो आपको पता है खुमार रासो दोस्तों किसने लिखा, दलपत विजय ने। ठीक, वहीं विजयपाल रासो दोस्तों, ये विजयपाल रासो दोस्तों इन्होंने नहीं लिखा है। और वहीं परमाल रासो की बात करते हैं तो परमाल रासो जगनी लिखा। और दोस्तों इसे ही आलाखंड कहते हैं, बहुत बार पूछाता है कि परमाल रासो क्या कहते हैं, आलाखंड इसी को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, वो बिल्कुल सही, बीसल देव रासो नरपत नाल द्वारा लिखा गया। चलिए अगला है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। ये पूरा था दोस्तों, अगर ये पूरा होता तो आप तुरंत समझ आते हैं मलुक दास की है, मगर दोस्तों इतना देने के बाद आप नहीं समझ पाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका मलुक दास हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा था, तो तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा था दोस्तों, तो हनुमान बाहुक। क्या है दोस्तों, हनुमान बाहुक। दोस्तों एक चीज और बता दें दोस्तों, अगर ये हमारी 4 ई बुक हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं A to Z दोस्तों, यूपीएसआई या फिर किसी एग्जाम की, तो आप ये ई बुक परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ये है हिंदी साहित्य के इतिहास की, इसमें सभी प्रकार के सब कुछ मिल जाएंगे, पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा, इसमें सामान्य हिंदी होगा संपूर्ण, इसमें हिंदी भाषा और बोली होगी, ये पत्र लेखन दोस्तों। इसका मूल्य है 50 रुपए, इसका 50 रुपए, इसका 25 रुपए और इसका 25 रुपए। जो भी आप चाहते हैं परचेज करना दोस्तों, लिंक नीचे दे देंगे, वहां जाकर के आप पैसे कटा के दोस्तों इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये पीडीएफ के रूप में मिलेगा, ऐसा नहीं ई बुक है, ई बुक है तो पीडीएफ के रूप में मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसे लगे हमें बताइएगा और कितना स्कोर कर पाए वो भी हमें अवश्य बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।